दोस्तों, डीएम साहिबा ने एक गरीब लड़की का वेश धारण किया। फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहने और चेहरे पर मास्क लगाया। शाम के करीब 6 से सुबह 7 बजे के बीच वह एक थाने पहुंचती है। वहां जाकर वह दरोगा से अपनी रिपोर्ट दर्ज करने की गुजारिश करती है, लेकिन दरोगा, जो शाम के समय किसी की भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता, उनकी बात को ठुकरा देता है। डीएम साहिबा उनसे बार बार निवेदन कर, लेकिन दरोगा लगातार मना करता रहता है। जब वह पीछे हटने को तैयार नहीं होती तो दरोगा साहब उन्हें धमकी देते हुए वहां से चले जाने को कहते हैं। इतना ही नहीं, वह हवलदार को आदेश देते हैं कि अगर वह लड़की वहां से नहीं जाती तो उसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। लेकिन जैसे ही दरोगा को यह एहसास होता है कि गरीब लड़की के भेष में खरी महिला कोई और नहीं बल्कि जिले की डीएम साहिबा है, वह घबरा जाता है। दरोगा तुरंत अपनी कुर्सी से उठता है और घुटनों के बल बैठकर डीएम साहिबा के पैरों में गिर जाता है। क्या हुआ था इसके आगे? आखिर डीएम साहिबा थाने में इस वेशभूषा में क्यों आई थी? इस पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और हाँ, हमारे चैनल नीरज रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है यूपी के एक छोटे से गांव में। वहां एक साधारण लेकिन खुशहाल परिवार रहता है। परिवार में माता पिता और उनकी बड़ी बेटी रोशनी है। रोशनी के 2 छोटे भाई भी हैं जो अभी स्कूल की शुरुआती कक्षाओं में पढ़ते हैं। रोशनी ने मेहनत और लगन से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को समझते हुए रोशनी ने एक छोटे से शहर में नौकरी करना शुरू कर दिया है। रोशनी की दिनचर्या ऐसी थी कि वह अक्सर शाम को 6 से 7 बजे के बीच अपने घर लौटती थी। परिवार के पास धन दौलत भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन उनके जीवन में खुशियां भरपूर थी। वे मिलजुल कर हंसी खुशी अपना समय बिताते थे। इस तरह रोशनी की जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक दिन जब रोशनी अपनी नौकरी से शाम के समय घर लौट रही थी तो कुछ गांव के ही शरारती लड़के उसका पीछा करने लगे। वह लड़के रोशनी का पीछा करते 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 उस जगह तक पहुंच गए जहां वह काम किया करती थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। जैसे ही रोशनी उन लड़कों को देखती है, वह तुरंत समझ जाती है कि यह वही लड़के हैं जो अक्सर उसे रास्ते में घूरा करते थे। रोशनी जब अपने गांव से काम पर जाती या वापस आती तो रास्ते में एक किराने की दुकान पड़ती थी। उस दुकान पर यह लड़के रोजाना बैठे रहते और उसे अजीब तरह से घूरते थे। साथ ही आपस में तरह तरह की फुसफुसाना से रोशनी असहज में महसूस करती थी। अब जब रोशनी उन लड़कों को अपनी नौकरी वाली जगह पर देखती है तो वह उनके इरादों को भांप लेती है। डर और घबराहट से भरी रोशनी वहां से तेजी से भागने लगती है। करीब 200 मीटर की दूरी पर एक बस स्टैंड था और रोशनी जान बचाने के लिए उसी दिशा में दौड़ती है। जैसे ही लड़के उसे बस स्टैंड की तरफ भागते हुए देखते हैं, उनमें से एक कहता है, कोई बात नहीं, आज तो बच गई, लेकिन कल इसे छोड़ेंगे नहीं। यह कहकर वे हंसते हुए पीछे मुड़ जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रोशनी जैसे तैसे करके बस स्टैंड तक पहुंचती है और वहां खड़े 2-3 बस में से एक में बैठ जाती है। लेकिन इस घटना ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। डर, हताशा और उदासी से भरी रोशनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस समस्या से कैसे निपटे। रोशनी किसी तरह खुद को संभालते हुए घर पहुंचती है, लेकिन उस दिन उसे काफी देर हो चुकी थी। जब वह घर पहुंची तो रात के 10-5 हो रहे थे। माता पिता दरवाजे पर उसकी राह देख रहे थे। चिंता उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। रोशनी को देखते ही उसकी मां ने घबराहट भरी आवाज में पूछा, बेटी, आज इतनी देर कहाँ लग गई? पहले तो रोशनी कुछ कहने से हिचकिचाना थी कि वह अपने माता पिता को यह सब बताए या नहीं, लेकिन जैसे ही उसे उन लड़कों की बातें याद आती हैं जो कह रहे थे, आज तो बच गई लेकिन कल तुझे नहीं छोड़ेंगे, उसका डर और बढ़ जाता है। मजबूरी में रोशनी अपने माता पिता को सारी बात बताती है। वह कहती है, माँ बाबूजी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। गांव के 3 लड़के मेरे पीछे पड़े थे और उन्होंने कहा कि वे मुझे कल नहीं छोड़ेंगे। यह कहते हुए रोशनी ने उन तीनों लड़कों के नाम भी बता दिए। रोशनी के पिता जैसे ही उन लड़कों के नाम सुनते हैं, उनका चेहरा गुस्से और हैरानी से भर जाता है। वह सख्ते में आ जाते हैं क्योंकि वे लड़के गांव के ही जाने पहचाने लोग थे। रोशनी की बात सुनकर उसकी मां भी डर और चिंता से भर जाती है। घर का माहौल अचानक से गंभीर हो जाता है और रोशनी के माता पिता उसके साथ हुई घटना के बारे में सोचकर चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वे लड़के गांव के एक बेहद दबंग और प्रभावशाली परिवार से थे। रोशनी के पिता चाहकर भी उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। रोशनी अपनी बात कहते हुए टूट जाती है और रोते हुए कहती है, उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैंने कुछ किया तो वे मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। यह कहते हुए रोशनी फूट
फूटकर रोने लगती है। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर उसके माता पिता का दिल भी टूट जाता है। उसकी माँ रोशनी को अपने गले से लगा लेती है और उसे ढांढस बंधते हुए कहती है, बेटी कुछ नहीं होगा, तू चुप हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे पिता है ना, सब संभाल ले लेंगे। लेकिन रोशनी के पिता के मन में तूफान सा मचा हुआ था। वह अपनी पत्नी और बेटी को सांत्वना देते हुए खुद अंदर ही अंदर डर और चिंता से घिर चुके थे। वह सोच रहे थे, अगर मैं उन दबंग लड़कों से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो उनका परिवार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। इन विचारों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन वह अपने परिवार के सामने उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वह इस डर और बेबसी के भंवर में फंसे हुए थे, जहां एक तरफ उनकी बेटी की सुरक्षा थी और दूसरी तरफ उनके परिवार की सुरक्षा। रोशनी के पिता अपने मन में चल रहे तमाम विचारों और डर के बीच अचानक एक निर्णय लेते हैं। वह सोचते हैं कि शायद पुलिस से मदद लेना ही सही होगा। यही सोचकर वह अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो जाते हैं। अब तक रात 11 बज चुके थे। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर बाहर खड़ा एक सिपाही उन्हें रोकता है और पूछता है, रात के इस वक्त यहां क्यों आए हो, क्या काम है? रोशनी के पिता घबराई हुई आवाज में कहते हैं, साहब मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है, आपसे विनती है इसकी शिकायत दर्ज कर लें। सिपाही उनकी बात सुनकर थोड़ा झल्ला हुए कहता है, इतनी रात को रिपोर्ट लिखवाने आए हो, सुबह आना था। अब थानेदार साहब आराम कर रहे हैं, रात को यहां कोई काम नहीं होता। रोशनी के पिता विनम्रता से सिपाही को समझाने की कोशिश करते हैं, साहब यह बहुत जरूरी है, मेरी बेटी खतरे में है, कृपया हमारी मदद करें। लेकिन सिपाही उनकी बात को अनसुना कर देता है और कहता है, देखो अब रात हो चुकी है, सुबह आकर बात करना, अभी जाकर घर में बैठो। यह सुनकर रोशनी और उसके पिता के चेहरों पर हताशा साफ झलक लगती है, लेकिन रोशनी के पिता हार मानने को तैयार नहीं होते। वह सिपाही से फिर से आग्रह करते हैं, साहब मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। इतना सुनकर सिपाही गुस्से में कहता है, अगर ज्यादा बात की तो धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा, समझे, अभी जाओ यहां से। रोशनी के पिता अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे, इसलिए उन्होंने हवलदार की बात को नजरअंदाज करते हुए बड़े साहब से मिलने की ठान ली। जैसे ही वह ऑफिस की ओर बढ़ते हैं, हवलदार उन्हें रोकते हुए कहता है, देखो भाई, यह साहब के आराम करने का समय है, मैं तो कहता हूं कि सुबह आ जाना, अगर अभी गए और साहब गुस्से में आ गए तो मेरी भी क्लास लग जाएगी। साहब रात के वक्त किसी का काम नहीं किया करते। रोशनी के पिता विनम्रता से जवाब देते हैं, साहब मेरी बेटी के साथ 3 लड़के बदतमीजी कर चुके हैं और अब वे उसे धमकी दे रहे हैं। वे जानते हैं कि मेरी बेटी कहाँ काम करती है, अगर उन पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो हो सकता है वे कल उसे नुकसान पहुंचा दें। यह सुनकर हवलदार थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, ठीक है भाई, अगर तुम्हें साहब से मिलना है तो जाओ, मेरा तो फर्ज था तुम्हें समझाने का, लेकिन जो भी होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना कहकर हवलदार उन्हें बड़े साहब के कमरे की ओर जाने का रास्ता दिखा देता है और दोनों बाप बेटी उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, जहां दरोगा साहब फिलहाल आराम कर रहे थे। अंदर पहुंचते ही रोशनी के पिता दरोगा के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और अपनी पूरी कहानी बताने लगते हैं। जैसे ही दरोगा साहब देखते हैं कि इतनी रात में कोई रिपोर्ट लिखवाने आया है, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वे बड़ी ही तिरस्कार भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगते हैं। रोशनी के पिता जब अपने पूरी बात खत्म कर लेते हैं तो दरोगा साहब कहते हैं, तो इसमें समस्या क्या है? वे लड़के तुम्हारी बेटी का पीछा कर रहे थे, पर उन्होंने ना तो उसे छुआ और ना ही कोई नुकसान पहुंचाया। आखिर किस बात की रिपोर्ट लिखूं? दरोगा की बातों से मामला हल्का करते हुए वह धमकाने की कोशिश करता है और कहता है, पहले तुम्हारी बेटी के साथ कुछ होने दो, अगर कुछ होता है तो देखते हैं, वरना मेरे ख्याल से वे लड़के सिर्फ कहने वाले हैं, कुछ करेंगे नहीं। यह सुनकर रोशनी के पिता हाथ जोड़कर विनती करने लगते हैं और कहते हैं, साहब आप ही हमारा सहारा हो, हम सीधे उनसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कानून चाहे तो उन्हें सजा दे सकता है, और जो लोग कुछ कह चुके हैं वह शायद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और अगर कल मेरी बेटी के साथ कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। यह सुनकर दरोगा साहब और भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, देखो यह कानून है और कानून तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होगा, और जब तक तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हुआ नहीं है तो हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। ऐसा करो, तुम अपनी बेटी को लेकर चले जाओ, अगर तुम्हारी बेटी के साथ और कुछ होता है तो यहां आकर रिपोर्ट लिखवा देना। यह कहकर दरोगा
साहब ने दोनों बाप बेटी को वहां से जाने के लिए कह दिया। यह सुनकर रोशनी के पिता मायूस होकर उस ऑफिस से बाहर निकलने लगता है। हवलदार यह सब देखता है और उसे यह बहुत बुरा लगता है। वह रोशनी के पिता से कहता है, देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि दरोगा साहब इस वक्त किसी की भी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। इसके बाद दोनों बाप बेटी मायूस होकर घर वापस लौट जाते हैं। घर पहुंचने के बाद रोशनी का पिता चुपचाप अपने कमरे में घुस जाता है। आज शाम के समय उसने खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा सोचने लगता है। इधर रोशनी की अपने घर के अंदर बैठी हुई थी। इसके बाद दोनों माँ बेटी इस बारे में गहन सोच विचार करती हैं और सोचने लगती हैं कि हमें इस बारे में अपने अड़ोस पड़ोस से बात करनी चाहिए। कोई ना कोई तो अड़ोस पड़ोस का ऐसा व्यक्ति होगा जो उन लोगों के खिलाफ जाकर हमारी मदद करेगा और हमें इस परेशानी से छुटकारा दिलाएगा। इस सोच के साथ रोशनी और उसकी माँ अड़ोस पड़ोसियों से इस बारे में जिक्र करती हैं और सभी को अपनी स्थिति बताने लगती है। बताते हुए दोनों माँ बेटी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं क्योंकि वे इस वक्त काफी ज्यादा लाचार महसूस कर रही थी। रोशनी के छोटे भाई थे और पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। यह सब देखकर अड़ोस पड़ोस वाले लोग पीछे हट जाते हैं। कोई भी आगे आकर उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। दरअसल रोशनी जिस परिवार के लड़कों के बारे में बता रही थी वे बड़े ही दबंग थे। यदि कोई भी उनके बारे में कुछ भी कहता तो वे उससे झगड़ा कर देते थे। ऐसे में कोई भी दूसरे के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था और वे सभी लोग चुपचाप रह जाते हैं। इन सभी बातों को देखकर रोशनी और रोशनी की मां को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। वे इसी तरह अपने घर के अंदर रहने लगते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब एक दिन रोशनी और उसकी मां घर के अंदर बैठी थी। तभी अचानक से रोशनी के ऑफिस का बॉस उनके घर पर आता है। वह रोशनी से पूछता है, तुम नौकरी पर क्यों नहीं आ रही हो? दरअसल रोशनी के पिता की मौत के बाद यह खबर ऑफिस वालों को मिल रही थी। वे यह सोच रहे थे कि पिता की मौत के कारण रोशनी कुछ दिनों की छुट्टी ले रही होगी, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी रोशनी ऑफिस नहीं आ रही थी। इस वजह से उनका बॉस खुद आकर रोशनी से बात करने के लिए आया। इसके बाद रोशनी और उसकी मां रो रोकर पूरी घटना अपने बॉस को बता देती है। रोशनी कह देती है, सर, इस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ रही। यह सुनकर उनका बॉस बहुत हैरान होता है क्योंकि वह यहाँ का नहीं था, वह किसी अन्य राज्य से यहाँ आकर काम कर रहा था। अब यह बात उसे काफी बुरी लगती है और वह कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। रोशनी बताने लगती है, हम पुलिस में भी शिकायत करने गए थे, लेकिन वहां का दरोगा कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं है, जब होगा तब रिपोर्ट लिखेंगे। इसके बाद रोशनी का बॉस थोड़ी देर तक इस बारे में सोचता है और फिर कहता है, ठीक है रोशनी, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोशनी अपने बॉस की तरफ देखती है और पूछती है, सर, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो? बॉस कहता है, रोशनी, शायद तुम्हें यह नहीं पता होगा, लेकिन इन पुलिस वालों से ऊपर भी कई अधिकारी होते हैं और उनमें से कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमारी मदद करेगा। वैसे मैं यहाँ की डीएम साहिबा को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मैंने भी यूपीएसएससी की तैयारी की थी, लेकिन मेरी किस्मत साथ नहीं दी और मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने लगा। यहाँ की डीएम साहिबा है और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। तुम और तुम्हारी माँ दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे यह बात कहकर रोशनी का बॉस दोनों माँ बेटी को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। उसी गाड़ी में जिससे वह वहां पहुंचा था, वह उन्हें लेकर सीधे डीएम साहिबा के ऑफिस पहुंचता है और उनसे बात करने लगता है। डीएम साहिबा रोशनी के बॉस को अच्छी तरह जानती थी। वह पूछती हैं, कहिए आपको क्या काम है और आप किस वजह से यहाँ आए हैं? रोशनी का बॉस डीएम साहिबा को पूरी बात बताता है और कहता है, यह मेरी एम्प्लॉय है और बहुत परेशान है। इसके गांव के 3 दबंग लड़के इसे काफी परेशान कर रहे हैं। इसी तनाव के चलते इसके पिता की मौत हो चुकी है। पुलिस वाले भी इसमें इसकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। यह सब सुनने के बाद डीएम साहिबा को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि पुलिस का काम ही यही होता है कि किसी भी कमजोर व्यक्ति की मदद करना और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकना। लेकिन पुलिस यहाँ अपना काम सही से नहीं कर रही थी। यदि पुलिस वाले उन दबंगों को एक छोटी सी चेतावनी भी दे देते तो उनकी हिम्मत नहीं होती। लेकिन पुलिस की इस लापरवाही की वजह से रोशनी को काफी कुछ सहना पड़ रहा है। इसी दौरान डीएम साहिबा रोशनी और उसकी मां को आश्वासन देती है और कहती हैं, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करूंगी। जब कार्रवाई होगी तो आप लोगों को इसका परिणाम जरूर दिखाई देगा। ऐसा कहकर डीएम साहिबा ने उन्हें भरोसा दिला दिया
और फिर वहां से जाने के लिए कह दिया। इसके बाद रोशनी का बॉस रोशनी और उसकी मां को लेकर उनके घर छोड़ने चला जाता है। घर छोड़ने के बाद वह भी उन्हें भरोसा दिलाता है और कहता है, आप चिंता मत करें, डीएम साहिबा बहुत ही ईमानदार हैं और यह आपके इस केस पर जरूर काम करेंगी। उसके बाद वह भी वहां से चला जाता है और डीएम साहिबा इस बारे में सोचने लगती हैं। डीएम साहिबा पहले तो सोचती हैं कि एसपी साहब को फोन किया जाए और उनसे कह दिया जाए कि आप आपके थाने में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वह मामले को सही कर देंगे। लेकिन फिर डीएम साहिबा सोचती हैं कि हो सकता है कि एसपी साहब भी इसमें सम्मिलित हो, तो क्यों ना मैं खुद जाकर यह मामला देखूं कि आखिर मामला क्या है। इसी बात को सोचते हुए डीएम साहिबा अपनी एक छोटी सी टीम का गठन करती हैं और शाम के समय, उसी समय जिस समय के बारे में रोशनी बता रही थी कि उस समय पुलिस वाला थाने के अंदर आराम करता है, डीएम साहिबा फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहनती हैं और अपने चेहरे पर मास्क लगाती है। मास्क लगाने के बाद डीएम साहिबा अपनी टीम को लेकर थाने की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में जब थाना लगभग 300 मीटर दूर रह जाता है तो वह अपनी टीम को वहीं पर उतार देती है और कहती है, जैसे ही मैं मिलाऊं तुम तुरंत थाने के अंदर आ जाना और वहां आकर सिचुएशन को संभाल लेना। टीम पूरी तरह से तैयार रहती है। इसी योजना के तहत डीएम साहिबा अकेले ही उस थाने के अंदर चली जाती है और डीएम साहिबा थानेदार से अपनी रिपोर्ट लिखवाने का आग्रह करती है। लेकिन थानेदार अपने आलसी रवैये में पड़े हुए कहते हैं, जब आपको अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है तो किस बात की रिपोर्ट दर्ज करवा रही है। डीएम साहिबा जवाब देती है, यदि मुझे कुछ हो गया तो फिर आपकी रिपोर्ट लिखने का क्या लाभ होगा। इससे बेहतर है कि आप पहले से ही इस पर कार्रवाई करें ताकि वे लोग मुझे नुकसान पहुंचाने की ही ना कर सके। थानेदार तिरस्कार पूर्ण स्वर में कहते हैं, देखो, यूं ही बेवजह मेरा समय बर्बाद मत करो और यहां से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। डीएम साहिबा बार बार निवेदन करती हैं और कहती हैं, साहब मैं बहुत गरीब हूं, मेरे माता पिता भी नहीं है, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं किसके पास जाऊंगी, कौन मेरी फरियाद सुनेगा। इस बात को सुनकर जो थानेदार होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह हवलदार से कहता है, इस लड़की को यहां से धक्का देकर बाहर निकाल दो। जैसे ही डीएम साहिबा यह सुनती हैं कि दरोगा ने उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया है और हवलदार उनकी ओर बढ़ता है, वह तुरंत हवलदार को रुकने के लिए कहती है। इसके बाद वह अपना फोन निकालती हैं और अपनी टीम को कॉल करती हैं। डीएम साहिबा फोन करने के बाद अपना मास्क उतारती है और कड़े शब्दों में कहती हैं, मैं इस जिले की कलेक्टर हूं, जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो वह बिल्कुल बल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना कहते ही उनकी टीम थाने के अंदर दाखिल होती है और स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेती है। जैसे ही दरोगा यह देखता है कि जिसे वह वहां से भगाने और धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था वह असल में जिले की कलेक्टर है, उसकी घबराहट और कंपकपी बढ़ने लगती है। दरोगा डीएम साहिबा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है, लेकिन डीएम साहिबा तुरंत अपनी टीम के एक सदस्य को बुलाती हैं और कहती है, सबसे पहले इसे मुझसे दूर हटाओ। दरोगा को हटाने के बाद वह सख्त लहजे में उसे फटकार हुए कहती है, तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई गरीब अपनी मदद की उम्मीद लेकर थाने आता है और तुम लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हो। तुम्हारी सारी करतूत मैंने रिकॉर्ड कर ली है, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इसके बाद डीएम साहिबा एसपी साहब को फोन करती हैं और उन्हें थाने पर बुला लेती हैं। जब एसपी साहब थाने पर पहुंचते हैं तो डीएम साहिबा उनके सामने पूरी घटना बारीकी से बयान करती है और कहती हैं, आपकी पुलिस ने क्या गरीबों की मदद न करने की कसम खा रखी है। इनका काम कानून का पालन करना है, लेकिन यह लोग उल्टा ही कर रहे हैं। एसपी साहब आते ही सबसे पहले दरोगा की जमकर क्लास लगाते हैं और क्लास लेने के बाद एसपी साहब दरोगा को तुरंत लाइन हाजिर कर देते हैं। इसके बाद डीएम साहिबा एसपी साहब से उन लड़कों पर कार्रवाई करने के लिए कहती है। तुरंत थाने से एक जिप्सी भेजी जाती है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी उन दोनों लड़कों को पकड़ने जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर देते हैं। इसके बाद डीएम साहिबा अपनी गाड़ी भेजकर रिया और उसकी मां को थाने बुलवा है। जब रोशनी थाने पहुंचती है तो डीएम साहिबा उससे पूछती है, क्या यही वे दोनों लड़के हैं। रिया कहती है, हाँ मैडम, यही वे दोनों हैं। यह सुनकर डीएम साहिबा और एसपी साहब उन तीनों लड़कों के सामने खड़े होते हैं तो वे कांपने लगते हैं और उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसी दौरान डीएम साहिबा रोशनी से कहती है, रिया तुम बिल्कुल चिंता मत करो और निडर होकर अपनी जिंदगी जियो। जब तक मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ, तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो तो सीधे मेरे ऑफिस आना, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगी। यह कहकर डीएम साहिबा से जाने लगती है
और एसपी साहब को हिदायत देती है इस दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि वह आगे से ऐसी गलती करने की हिम्मत ना कर सके। इसके बाद रोशनी निश्चिंत होकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट जाती है। जब वह अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसके बॉस उससे पूछते हैं, रोशनी सब ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं? रोशनी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सर बहुत कुछ हुआ और यही काफी है। अब जिंदगी में वे लोग मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। यह कहते हुए रिया बेहद खुश नजर आती है और आत्मविश्वास से भरी प्रतीत होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जिसमें एक लड़की ने अपनी हिम्मत और डीएम साहिबा की मदद से उन लड़कों को सबक सिखाया जो उसे परेशान कर रहे थे। यह घटना ना सिर्फ एक मिसाल बन गई बल्कि यह भी दिखा गई कि अगर प्रशासन सही तरीके से काम करे तो कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हिम्मत और सही मदद से कोई भी मुश्किल सुलझा जा सकती है। डीएम साहिबा ने ना सिर्फ अपने पद की गरिमा को बनाए रखा बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चे अधिकारी कैसे होते हैं। आपकी डीएम साहिबा और रोशनी के बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि ऐसे अधिकारियों की जरूरत हमारे समाज को क्यों है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल नीरज रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपसे प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। जहां भी रहे सुरक्षित और सतर्क रहे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।